संघर्ष एक ऐसा आत्मविश्वास है जो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान को कामयाब बनाने में उसकी मेहनत और संघर्ष ही है जो उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और उसे सफलता दिलाने का काम करती हैं। संघर्ष एक मेहनत नहीं, ये एक जुनून की तरह होता है। एक इरादा है जो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कर जाने के लिए एक जुनून ही हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। अपने जुनून को, अपने इरादे को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ये बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, उनसे भी हमें बाहर निकाल सके। इसलिए संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है और मुसीबतों में भी संघर्ष करने का हौसला हमें बुलंद रखना चाहिए। जीवन में चिंता नहीं, चिंतन कर हम संघर्ष कर सकते हैं। इस समय पर इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया साथ होती है। इसलिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना मुश्किल संघर्ष होगा, यकीन मानिए जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कल अंतिम विदाई दी गई। तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आज आधे दिन का अवकाश रहेगा। रविवार सुबह मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन हो गया था। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका की हालत बिगड़ने के बाद जीवन रक्षक प्रणाली पर उन्हें रखा गया था। राष्ट्र ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को अश्रुपूर्ण विदाई दी। लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। महान गायक लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। तीनों सेनाओं के जवानों ने लता मंगेशकर को सलामी दी। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटी महान गायक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प चक्र अर्पित किया। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्राओं और साइकिल और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन चुनाव के लिए परिसरों के अंदर और खुले में राजनीतिक सभाओं के नियमों में ढील दी गई है। इसके तहत हॉल के अंदर होने वाले आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हॉल की क्षमता से अधिकतम 50% और खुले मैदान के 30% तक सीमित होगी। घर घर जाकर प्रचार के लिए व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह 20 ही रहेगी। चुनाव प्रचार का समय भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। आज से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति यानी फुल अटेंडेंस फिर से शुरू हो गई है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई है और कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति फिर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी छूट के सभी वर्ग के कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी पूरे समय मास्क लगाए रखें और कोविड अनुकूल व्यवहार करें। और आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं NEWS यानी कि चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है और ये चरम पर पहुंच गया है। 7 चरण में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव प्रचार का कल अंतिम रविवार था और गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए जोरदार प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और बड़े नेता जनसभाओं में भाग ले रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का आह्वान कर रहे हैं। पंजाब और मणिपुर सहित चुनाव वाले सभी राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और संबंधित दलों के नेता अपनी अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। पहले चरण के लिए अब तक 39 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए ये बात कही गई। उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस चरण के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि मंगलवार है और अभी तक केवल एक महिला उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने
हिंगांग विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस चरण के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने वालों में भाजपा के 14, कांग्रेस के 8, जनता दल यूनाइटेड के 7, नेशनल पीपल्स पार्टी के 5 और 4 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने लुधियाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। चन्नी ने उन पर विश्वास जताने के लिए पार्टी नेतृत्व और राज्य के लोगों का आभार जताया। दिल्ली में आज से सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर फिर से खुल जाएंगे। पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे और इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई होगी। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। ये फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। दिल्ली सरकार ने आज से जिम, स्पा और तरणताल भी खोलने का फैसला किया है। आज से ही सभी निजी और सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को भी अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। बार भी 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक संचालित की जा सकती है। रात का कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अकेले कार चला रहे व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच केरल में पिछले 24 घंटों में 26,729 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए और 49,261 मरीज स्वस्थ हुए। इसके अलावा 22 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी हुई। राज्य में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 3,29,348 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,410 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण में 1,410 नए मरीजों का भी पता चला है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 18,43,000 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 18,09,000 से ज्यादा व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,506 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 14 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इन्हें मिलाकर दिल्ली में कोविड महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 25,983 हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,869 है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 81,757 लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। लता मंगेशकर के निधन पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हामिद ने गहरा दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में राष्ट्रपति हामिद ने उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपने गीतों के जरिए इस क्षेत्र के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उन्होंने कहा कि लता जी के निधन से इस महाद्वीप में संगीत की दुनिया में शून्य सा आ गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने गायक के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि लता मंगेशकर के गीत भौगोलिक सीमाओं से परे हैं और उनका पूरा जीवन संगीत सार्वभौमिक भाषा है और उसी को समर्पित रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संकट समाधान के लिए मध्यस्थता करने के इच्छुक एर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन और रूस के बीच जारी संकट को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान एर्दोआन ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए तुर्की शिखर सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। एर्दोआन काला सागर क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता के लिए यूक्रेन गए थे। इस बीच एर्दोआन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो और उनकी पत्नी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना महामारी से 9 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना महामारी से ये जो आंकड़े हैं ये चिंता को बढ़ा रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर के मध्य तक ये आंकड़ा 8 लाख था। अमेरिका में संक्रमण के नए मामले ओमिक्रॉन के हैं और मरीजों की संख्या
घट रही है, लेकिन मृत्यु में वृद्धि हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में केवल 64% आबादी का टीकाकरण हुआ है। हालांकि देश में प्रभावी टीकाकरण व्यवस्था उपलब्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज लोकसभा में जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा आज होनी है। आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होगी। अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में आज बयान देंगे। साथ ही दोनों सदनों के एजेंडे में अहम विधेयक भी हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश करेंगे। साथ ही आज लोकसभा के पटल पर कागजात संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक भी होगी। इसके अलावा आज राज्यसभा की शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक भी आयोजित होनी है। आना और जाना जीवन की सच्चाई है। हम सभी किसी न किसी किरदार को निभाते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो किरदार हम निभा रहे हैं वो किस तरीके से निभा रहे हैं, और इसका सही आकलन तभी होता है जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं लता मंगेशकर की, तो अपने आप में ये जो चरित्र है वो युग को समाये हुए हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। इन पंक्तियों को लता जी ने अपने जीवन में चरितार्थ कर गया। लता दीदी ने कई दशकों तक बिल्कुल अपने सुरों की गंगोत्री जो बहाई है प्रीति, वो वाकई में मतलब कल जब हम देख रहे थे उनके अंतिम सफर को, तो वो भावुक कर देने वाला था। बिल्कुल। और कोयल सी मिठास संगीत जगत में घोलने वाली और अपनी आवाज के जरिए ही लता मंगेशकर अमर हो गई हैं। आइए उन्हें याद करते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके। और आखिर लता जी ने विदा ले ली हमसे, आपसे, इस दुनिया से। एक युग खत्म हुआ। महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 19 को इंदौर में हुआ था। ताउम्र संगीत की साधना करते हुए इन्होंने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। संगीत की पहली शिक्षा इन्हें अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली थी और 13 बरस की छोटी उम्र में ही 1942 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और बसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और फिर सिलसिला चल पड़ा। अपने जीवन काल में इन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी की खासियत रही, इन्होंने अपने कौशल से संगीत की सीमाओं को सदा पीछे ढकेला और नित्य नए सोपान स्थापित करती रहीं। लता जी ने तमाम पीढ़ियों को अपने गायन से ऊर्जित रखा, भारतीय सिनेमा को बुलंदियों की तरफ बनाए रखा। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इनके गायन ने भारतीय सिनेमा में अनगिनत फिल्मों को संजीवनी दी थी और कालजयी बनाया था। लता जी देश के सभी जाने माने संगीत निर्देशकों जैसे शंकर जयकिशन, नौशाद, SD बर्मन और सलिल चौधरी से लेकर आज की पीढ़ी की पहली पसंद रही। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे।
भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। राष्ट्रभक्त लता जी ने जनवरी 1963 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक देशभक्ति गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत में इन्होंने सारे देश की पीड़ा पिरो दी थी, फिर से उठ खड़े होने का हौसला दिया था। ये स्वर कोकिला लता जी का हुनर और समर्पण ही था कि ताउम्र सम्मान इन्हें ढूंढते रहे। इनमें भारत रत्न से लेकर फिल्म फेयर पुरस्कार तक थे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो। आज भारत का हर नागरिक कुछ इस तरह से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। लता जी को संसद टीवी की भावभीनी श्रद्धांजलि। बानवे वर्ष की आयु में ये सुरीली आवाज थम गई और हम सभी को अलविदा कह गई। प्रीति, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी थी लता जी, और ये बहुत सौभाग्य और बड़े गर्व की बात है कि आज लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ भारत का रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लता जी के चाहने वाले कई सारे ऐसे हैं, जिसका उदाहरण हमने देखा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि लेजेंड्स नेवर डाई, लेजेंड्स लिव फॉरएवर। और यही है कि लता जी हमारे बीच अपने सुरों के जरिए, अपनी आवाज़ के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। वहीं जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रविवार को उड़ीसा के पुरी बीच पर मेरी आवाज़ ही पहचान है संदेश के साथ रेत पर प्रतिमा उकेर कर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के दिन से जुड़े इतिहास की। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 7 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 7 फरवरी वर्ष 1908 में मनमथनाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। और मनमथ की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। और इतिहास के बाद आइए अब बात करते हैं सेहत की। योग और प्राणायाम के जरिए कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये योग हमारे नियमित दिनचर्या का हिस्सा जरूर हो। बिल्कुल। और योग के बारे में बात करें पराक्रम, तो कपालभाति एक ऐसा योग है जिसको करने से कहा जाता है कि तमाम तरह की जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो तो दूर होती ही हैं, वहीं जो मानसिक एक तरह से हम कह सकते हैं मजबूती है, वो भी कपालभाति प्राणायाम करके इसका लाभ भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही प्रति कपालभाति प्राणायाम जो है वो तनाव भी दूर करता है, और इसको करने से वजन कम करने से लेकर के कई सारे शारीरिक फायदे पहुंचते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम और क्या है इसके फायदे। कपालभाति, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अब लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर ले जाएं। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास लेने पर ध्यान न दें। अपनी छाती और कंधे वाले भाग को स्थिर रखते हुए 10 आवृत्तियां कर जाएं। और विश्राम। इसी प्रकार 10 आवृत्तियां और दोहरा जाएं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे आप सनसेट टीवी पर देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम सदन में आज, और 10 बजे राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सनसेट टीवी पर। दोपहर 3 बजे देखिए द डिफेंडर्स, और 3:30 बजे देख सकते हैं डिप्लोमेटिक डिस्पैच। शाम 4 बजे से लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, और रात 9:30 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास शो पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखिए दिन भर की कार्रवाई पर हाउस हाइलाइट्स, और 10:30 बजे हिंदी में सदन दिन भर। रात 11 बजे देख सकते हैं लोकसभा से जुड़ा क्वेश्चन आवर। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर सनसेट टीवी जाते जाते उन्हें याद करते हुए आपको छोड़े जाते हैं लता जी के सुमधुर संगीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। लग जा गले के फिर हंसी